चलिए गर्ल्स, 1990-91 में जो हमने इकोनॉमिक प्लानिंग को कंटिन्यू किया, तो ये हमारी जो है इसके काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स हमारे सामने आए। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है 8-9% तक पहुंची है। इसका बड़ा फ़ायदा हुआ है। और उसके अलावा इसका इकोनॉमी ने वर्ल्ड की टॉप मोस्ट इकोनॉमीज़ में अपनी जगह बनाई है। एफडीआई में इंडिया जो है मोस्ट फेवर्ड नेशंस में है। हमारे टॉप के जो 2-3 कंट्रीज़ हैं जिनमें एफडीआई सबसे ज़्यादा होता है, भारत उनमें से एक है। और हमारी इकोनॉमी के अंदर कंज्यूमर वाइज हमारा उनकी देखा देखी इंटरनेशनल कंपटीशन को देखते हुए हमारी जो डोमेस्टिक कंपनीज़ थी उनकी परफॉर्मेंस में भी काफ़ी सुधार आया है। रिलायंस ग्रुप की बात करें या टाटा ग्रुप की बात करें तो ये वन ऑफ द टॉप लीडिंग एमएनसीज इन द वर्ल्ड हैं। तो इंडिया के अंदर एक पेस जिसे कहते हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ का पेस जो है वो डेवलप हुआ है। और इसी दौरान जब सरकारें बदलती हैं तो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में भी चेंज होता है। 2014 में आप जानते हैं कि हमारा जो सत्ता परिवर्तन हुआ, तो उस सत्ता परिवर्तन के साथ साथ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के अंदर भी काफ़ी बदलाव देखने को मिला। और सबसे जो महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला वो प्लानिंग कमीशन में बदलाव आया कि योजना आयोग था। योजना आयोग जो काफ़ी समय से क्रिटिसिज्म का सामना कर रहा था, आलोचना का सामना कर रहा था, उसमें बदलाव किया गया और योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग NITI को किया गया। हालांकि हमने प्लानिंग के द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं के तहत अपनी अर्थव्यवस्था को एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था से तेज़ी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था की तरफ बदला है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जो आर्थिक नीति थी उसमें बदलाव की, प्लानिंग प्रोसेस में बदलाव की ज़रूरत थी। उस बदलाव की ज़रूरत को देखते हुए हमें क्या क्या, जो प्रणब मुखर्जी थे प्लानिंग कमीशन के एक उपाध्यक्ष रहे हैं, तो उनका ये मानना था कि हमें जो है, जब हमने इन नीतियों को अपनाया है तो हमें हमारी जो योजना आयोग है, प्लानिंग आयोग है, उसकी स्ट्रेटजी में भी बदलाव की आवश्यकता है। कि पहले हमारा जो प्लानिंग होती थी वो डायरेक्टिव होती थी, तो हमें अब इसको और ज़्यादा मुक्त करने की ज़रूरत है। हमारी जो इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो 1990-91 से पहले की जो भी हमारी इकोनॉमी थी वो कंट्रोल्ड इकोनॉमी थी। उसके अंदर कंट्रोल्स बहुत ज़्यादा थे, तो उसके अंदर बदलाव की बड़ी सख्त आवश्यकता थी। तो इसी बात को देखते हुए जब हमने इन LPG की नीतियों को अपनाया तो एक तरीके से हमने बेड़ियों में जकड़ी हुई अपनी अर्थव्यवस्था को थोड़ी सी ढील दी थी, छूट दी थी और उसको मुक्त किया था। हम फ्री ट्रेड की तरफ अग्रसर हुए थे। तो इसी प्रक्रिया के तहत हमें प्लानिंग प्रोसेस को भी और ज़्यादा लिबरल और ज़्यादा फ्री बनाने की आवश्यकता थी। तो फ्री का मतलब ये है कि हमें उसको और ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनाने की आवश्यकता थी। तो सबसे पहला तो ये था कि नीति आयोग के अंदर जो रिसोर्सेज पर और जो उद्देश्यों पर एक सख्त नियंत्रण होता था योजना आयोग का, तो अब आवश्यकता थी कि हम उस डायरेक्टिव प्लानिंग को इंडिकेटिव प्लानिंग के अंदर बदलें। इंडिकेटिव प्लानिंग क्या होती है कि जिसमें सिर्फ डायरेक्शंस आपके ऊपर थोपी नहीं जाती, उसको सिर्फ इंडिकेट किया जाता है कि उस तरफ जा सकते हैं या इस तरफ जा सकते हैं, या यहाँ निवेश कर सकते हैं, या इस प्रक्रिया के द्वारा हम विकास कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं नीति बनाते वक्त। तो ये जो प्लानिंग होती है वो इंडिकेटिव प्लानिंग होती है। इसके अंतर्गत क्या है कि उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निजी व विदेशी उद्यमों को निर्देश नहीं दिए जाते, बल्कि उनके ऊपर जो नियंत्रण होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उनको कम किया जाए और उनको कई तरह की, बल्कि उनको मोटिवेट करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि किसी विशेष वस्तु का उत्पादन किया जाए या विशेष दिशा के अंदर निवेश किया जाए, तो उसको डायरेक्ट करने की बजाय हम उनको सुविधाएं और उनको रियायतें दें ताकि वो उस क्षेत्र के अंदर निवेश करें। जैसे कि हम एक्सपोर्ट प्रमोशन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी कंपनियां जो है निर्यात करने वाली वस्तुओं का ज़्यादा उत्पादन करें। तो इसके लिए अच्छी प्रक्रिया ये रहेगी कि उनको फोर्सफुली कहा जाए कि आप निर्यात कीजिए, उसकी बजाय आप उनको कहिए कि अगर आप निर्यात करोगे तो आपको टैक्स हॉलीडेज़ मिलेंगी, आपको 2 साल तक कोई टैक्स नहीं देना है, या आप इस क्षेत्र में आकर कंपनी लगाओगे तो आपको 10% कम
जो है आपको ड्यूटीज़ देनी पड़ेंगी, आपके ऊपर टैक्स नहीं लगाए जाएंगे, कच्चे माल पर टैक्स नहीं लगाए जाएंगे, आपको लाइसेंस के लिए ज़्यादा एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सस्ती दरों पर यहाँ पर ज़मीन दी जाएगी। जैसे आपके कुंडली जो एरिया है यहाँ पर सेज़ और ये इस तरह का किया गया है, एरिया बना दिया गया है कि आप यहाँ आकर फैक्ट्री लगाइए, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको अपने उत्पादन का 10% या 20% या 70% आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह की जब नीतियाँ बनाई जाती हैं तो ये इंडिकेटिव प्लानिंग का एक हिस्सा होती हैं। तो इन नीतियों के साथ साथ हमें अपने प्लानिंग कमीशन के स्ट्रक्चर को भी चेंज करने की ज़रूरत है, फ्रॉम डायरेक्टिव इकोनॉमिक पॉलिसी प्लानिंग टू इंडिकेटिव प्लानिंग। सेकंड आता है समन्वय एजेंसी, कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी। जो हमारा प्लानिंग कमीशन है, पहले जो कमांडिंग था उसको अब कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ जो रिसोर्सेज हैं राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच में बटे हुए हैं। तो प्लानिंग कमीशन की जो योजना जो प्रक्रिया होनी चाहिए वो इन दोनों की प्लानिंग को लेकर कोऑर्डिनेटिंग होनी चाहिए, ना कि दोनों के ऊपर कमांड करने वाली एजेंसी की होनी चाहिए। उसके बाद न्यायपूर्ण विकास करना है। प्लानिंग कमीशन का ध्यान इस प्रकार से जो प्लानिंग कमीशन की कार्य प्रणाली है वो इस तरीके से हो कि सभी क्षेत्रों का विकास हो और समाज के सभी वर्गों का समान रूप से विकास हो, रिसोर्सेज का बंटवारा इस तरीके से किया जाए। उसके बाद है साधनों का आवंटन। साधनों का आवंटन इस प्रकार से किया जाए कि हमारा जो विकास का उद्देश्य है वो बड़ी आसानी से प्राप्त किया जाए, और इसमें संतुलित क्षेत्रीय विकास और आय की असमानता में कमी और सामाजिक न्याय को प्राप्त करने इसका उद्देश्य है। और जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो इस प्रकार से हो कि जो हमारी प्रायोरिटीज, जिस भी क्षेत्र की, जिस भी राष्ट्र की जो प्रायोरिटी है उसके हिसाब से उन रिसोर्सेज का बंटवारा किया जा सके। जैसे राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर फ्लड कंट्रोल की पॉलिसी नहीं, वहाँ तो सूखे से निपटने के लिए नीतियाँ बनाने की ज़रूरत है। वहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी कौन सी उसकी ज़रूरत है, वहाँ पर बांध की तो ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी पानी नहीं है। वहाँ पर किस तरह की नीति की ज़रूरत है, वहाँ पर स्प्रिंकल इरिगेशन को बढ़ावा देने की या पानी के नए नए संसाधन खोजने की आवश्यकता है। जबकि हम बिहार के अंदर या बंगाल के अंदर बात करते हैं तो ये राष्ट्र तो अक्सर जो है बाढ़ की समस्याओं से जूझते रहते हैं। तो यहाँ पर जो नीतियाँ बननी चाहिए वो इरिगेशन को बढ़ावा देने की बजाय कि किस प्रकार से फ्लड्स को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ तो पानी बहुत है, बारिश भी बहुत आती है। तो वहाँ की जो इकोनॉमिक प्लानिंग होगी एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड, दैट मस्ट बी फोकस्ड ऑन द फ्लड कंट्रोल रेदर देन ऑन द increase in irrigation facilities. So these are the special differences that must be considered during the policy making. तो पॉलिसी का जो उद्देश्य है वो इस है कि हर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर, प्रेफरेंसेस के आधार पर रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। इसीलिए नीति आयोग की स्थापना की गई 2014-15 के अंदर, और इसकी जो फुल फॉर्म थी, ये ध्यान रखिए, ये कई बार कंपटीशन एग्ज़ाम में आ जाती है। ये फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, NITI, और ये इसका निर्माण जो है 2014 में किया गया। और इसकी जो स्ट्रक्चर है ये लगभग सारी मैंने आपको बता दी है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से है। इसके प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, वाइस चेयरपर्सन प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। वर्तमान में इसके डॉक्टर राजीव कुमार हैं। इसकी एक गवर्निंग काउंसिल होती है, इसके अंदर मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल, जो यूटीज़ होती हैं, यूनियन टेरिटरीज़ होती हैं, उनका जो हेड होता है वो उप राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है, तो वो इसके मेंबर हैं। उसके बाद इसके जो क्षेत्रीय रीजनल काउंसिल हैं वो आवश्यकता अनुसार गठन, इसमें उस क्षेत्र के मुख्यमंत्री व उपराज्यपाल शामिल होते हैं। उसके बाद पूर्णकालिक सदस्य, इसमें फुल टाइम मेंबर्स होते हैं। इसके वर्तमान में 4 सदस्य हैं, ये नाम दिए हुए हैं। उसके बाद पदानुसार सदस्य, एक्स ऑफिशियो, जो समय समय पर बदलते रहते हैं, ये प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाते रहे हैं। अभी फ़िलहाल जो ये हैं इसके 5 सदस्य, ये आपको इनके नाम लिखे हुए हैं। उसके बाद विशेष आमंत्रित सदस्य, स्पेशल इन्वाइटीज़ कौन से होंगे, ये
कोई भी एक्सपर्ट किसी भी क्षेत्र का और जो कुशल व्यक्ति है उनको इसमें आमंत्रित किया जाता है। उसके अलावा इसके अंदर एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, जो एक निर्धारित अवधि के लिए जो सेक्रेटरी पद पर कार्यरत व्यक्ति होता है उसके समकक्ष किसी भी व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है और इसका अपना सेक्रेटरीट होगा, वो आवश्यकता अनुसार उसका निर्माण किया जाएगा। इसके उद्देश्य क्या हैं? नीति आयोग के उद्देश्य हैं, सबसे पहले इसकी राज्य की सक्रिय भागीदारी से राष्ट्रीय विकास संबंधी प्राथमिकताओं को निर्धारित करना। जो नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया है वो ये किया गया है कि जो पहले योजना आयोग था उसके अंदर केंद्रीय सरकार का ज़्यादा नियंत्रण रहता था, राज्य सरकारों का उस पर कोई नियंत्रण, हालांकि जो मुख्यमंत्री और उसकी टीम होती थी वो उसके मेंबर होते थे, लेकिन उस सब के बावजूद भी रिसोर्सेज को लेकर जो बंटवारा करने का काम होता था वो केंद्रीय योजना आयोग के पास रहता था। तो नीति आयोग के दौरान क्या किया गया, रिसोर्सेज को बंटवारा करने का जो काम है, फाइनेंशियल जो पावर्स हैं दैट इज़ गिवन टू द फाइनेंस डिपार्टमेंट, वित्त मंत्रालय को दे दी गई है कि जो फंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था ना योजना आयोग के द्वारा, अब वो फंड डिस्ट्रीब्यूशन फाइनेंस कमीशन करेगा। प्लानिंग कमीशन की जगह जो नीति आयोग था वो केवल क्या कार्य करेगा, वो राज्यों को बताएगा कि आप ये कार्य कीजिए या इस प्रकार से नीति बनाइए या इस नीति को बनाने के लिए या इस क्षेत्र का विकास करने के लिए आपको इस तरह की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए या आपको ये प्लानिंग करनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर राज्यों की सक्रिय भागीदारी से राष्ट्रीय विकास संबंधी प्राथमिकताओं को निर्धारित करना व विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के लिए रणनीति बनाना है। इसके अलावा ये नीति आयोग की जो मुख्य अवधारणा है वो ये मानकर चलती हैं कि राज्य अपना अपना विकास करें और राज्यों का जब विकास हो जाता है तो केंद्र का विकास अपने आप हो जाएगा। उसके अलावा तीसरा जो उद्देश्य है, ग्रामीण स्तर पर योजना निर्माण हेतु व्यवस्था विकसित करना। ग्रामीण स्तर पर बनाई गई योजनाओं को सम्मिलित करके उन्हें उच्च स्तरीय योजनाओं के निर्माण का आधार बनाना। यह सुनिश्चित करना कि आर्थिक नीतियां बनाते समय राष्ट्रीय सुरक्षा को पर्याप्त महत्व दिया जाए। इसके अलावा है समाज के ऐसे वर्ग को जो आर्थिक प्रगति से पर्याप्त मात्रा में लाभान्वित नहीं हुए हैं उनके हितों की ओर ध्यान देना। उसके बाद है आपका दीर्घकालीन लॉन्ग रन प्लानिंग्स बनाना। इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की नियमित तौर पर निगरानी करना। इस नियमित जांच से नीतियों व कार्यक्रमों के निर्माण व क्रियान्वयन में कमियों को पहचानना तथा नीतियों में आवश्यकता अनुसार सुधार करना। उसके बाद है नीति निर्माण में विभिन्न हितधारक कौन होते हैं? स्टेक होल्डर्स होते हैं कि उन नीतियों से किसके जो इंटरेस्ट हैं, फ़ायदे नुकसान हैं वो दांव पर लगे हुए हैं और उनको उस नीतियों से क्या फ़ायदा होने वाला है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों, अनुसंधान व नवाचार क्रियाओं में संलग्न व्यक्तियों, शिक्षण संस्थानों में कार्यरत बुद्धिजीवियों की भागीदारी को बढ़ावा देना है। उसके बाद है अंतर क्षेत्रीय व अंतर विभागीय विवादों को शीघ्रतम निपटाने का प्रयत्न करना ताकि राष्ट्रीय व क्षेत्रीय स्तर के विकासात्मक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में रुकावट न आए। उसके बाद है इसका गुड गवर्नेंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस के प्रचलन व संवर्धन के लिए आधुनिक संसाधन व अनुसंधान केंद्र स्थापित करना। इस केंद्र के सुझावों और विचारों को विभिन्न हितधारकों तक पहुंचाना। मुख्य तौर पर जब हम बात करते हैं इस नीति की और केंद्रीय योजना की जो प्लानिंग था उनके अंदर डिफरेंसेस कैसे हैं। नंबर एक तो कार्य की प्रकृति। योजना आयोग जो है वो एक कंट्रोलिंग थी, वो रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन करती थी, जबकि नीति आयोग जो है वो एक एडवाइजरी बॉडी है, वो केवल सलाह देने का काम करती है। उसके बाद राज्यों की भूमिका क्या है? योजना आयोग में राज्यों की भूमिका नगण्य रहती थी। रिसोर्सेज पर जो नियंत्रण था वो आपका क्या कहते हैं केंद्र का अधिक रहता था और राज्यों की भूमिका लिमिटेड रहती थी। उन्हें अपने राज्यों संबंधी योजनाओं को अंतिम रूप देने से पहले योजना आयोग से स्वीकृति लेनी पड़ती थी। लेकिन अब राज्यों को जो है फ्रीडम दे दी गई है कि वो अपने राज्य के प्राथमिकताओं के आधार पर, अपनी समस्याओं के आधार पर, परिस्थितियों के आधार पर अपनी योजना स्वयं बना सकते हैं। उसके बाद फुल टाइम मेंबर्स। नीति आयोग में पूर्णकालीन सदस्यों की संख्या कम है प्लानिंग कमीशन से, प्लानिंग कमीशन में ज़्यादा होती थी।
उसको अड्डा मान के, उसकी सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म यही थी कि ये जो है सरकार के जो निकट्ठे नकारा लोग होते थे, जिनको सरकार को तुष्टि करना होता था, जिनको कहीं और सरकार एडजस्ट नहीं कर पाती थी, तो उनको उठा के प्लानिंग कमीशन के अंदर डाल देती थी और वो लोग वहाँ बैठे बैठे सरकारी जो रिसोर्सेज हैं उनको खाते रहते थे। तो इसीलिए इसमें फुल टाइम मेंबर्स की संख्या को कम रखा गया, पार्ट टाइम मेंबर्स की संख्या को भी कम रखा गया है, और ये पूर्णकालीन नहीं है, और इनको इनकी एक्सपर्टीज़ के आधार पर, जो हमने देखा है ना, इसमें विशेषज्ञ, कुशल व अनुभवी व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाता है, तो उनकी लास्ट परफॉर्मेंसेस अच्छी होती हैं तभी उनको इनवाइट किया जाता है। उसके बाद इसकी अपॉइंटमेंट जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है, इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, जबकि पहले जो है किसी को भी उठाकर उसकी नियुक्ति की जाती थी। तो दिस इज़ योर चैप्टर कंप्लीट हो गया है आपका। इसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चंस इसमें एक तो आपका रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, भारत में आर्थिक योजनाओं की सफलताओं और असफलताओं का वर्णन करें। फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द अचीवमेंट एंड फेलियर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी यही है इसका, ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजी जो है, नहीं ये अलग क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो ये हो गए हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, डिस्कस द अचीवमेंट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया इन द लाइट ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव। उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय द नीति आयोग, डिस्कस द कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ नीति आयोग। और फोर्थ क्वेश्चन इसमें जाएगा, क्रिटिकली एग्जामिन द चेंजिंग रोल ऑफ प्लानिंग इन इंडिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, आप इसको अवॉइड कर दीजिए। 3 ही क्वेश्चन हैं, आप इसको कर लें, ठीक है, ये रहने दीजिए आप। लेकिन आपको एलपीजी की नीतियों का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो इसमें नीचे जो है आपको कहीं ना कहीं दिया हुआ मिलेगा, एलपीजी की नीतियाँ क्या होती हैं, लिबरलाइजेशन क्या है, या निजीकरण क्या है, तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल।